नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मेरठ में आज प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री आज चुनावी शंखनाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी रैली में शिरकत करेंगे। मोदी के साथ दिखेगा एनडीए का कुनबा, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल भी होंगी शामिल। ओपी राजभर, संजय निषाद भी रैली में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज मेरठ में चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 400 पार की हुंकार के साथ आज मेरठ में शंखनाद। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी और इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री भी आज की इस रैली में शामिल होंगे। साथ ही एनडीए के घटक दल के नेता भी आज इसमें मौजूद रहेंगे। जयंत चौधरी, ओपी राजभर, संजय निषाद भी आज की इस रैली में मौजूद। वही मेरठ से हमारे सहयोगी सरफराज अहमद हमारे साथ जुड़े। सरफराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री मोदी चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं मेरठ से, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस तरह की तस्वीरें? तो सरफराज से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मेरठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज मेरठ में देखने को मिलेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से संबोधित करेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी, तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए घटक दल के नेता भी आज इस महारैली में शामिल होंगे। 400 पार का नारा आज मंच से देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरठ से प्रचार का प्रचंड आरंभ शुरू होने जा रहा है, जहां मेरठ जनपद के दौरे पर आज वो रहेंगे और इस दौरान मंच से 400 पार का नारा देंगे। आपको बता दें कि लगभग 3:30 बजे का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद होंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ तमाम केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी और साथ ही साथ तमाम एनडीए घटक दल के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो जयंत चौधरी, संजय निषाद, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम दिग्गज नेता भी आज एक मंच पर जुटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी शंखनाद करेंगे। तो एक बार फिर हमारे साथ सरफराज अहमद जुड़ गए हैं। सरफराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मेरठ में जुटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से 400 पार की हुंकार भरेंगे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस पल का सबको इंतजार था वो पल बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। तमाम यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और दूर गाँव देहात से यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। जोश खरोश उनके अंदर भरा हुआ है, हाथों में झंडे लेकर रैली स्थल की ओर सब लोग जा रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ जुटना शुरू हो गई है। अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी का यहाँ पे सबको इंतजार है। 4 बजे से पहले 3:30 या 4 बजे के बीच उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड होगा। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी इन सब लोगों के बीच में यहाँ पे होंगे। आपको बता दूं कि मेरठ के अलावा आसपास के जनपद है, वहां से भी लोग पहुंच रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर अपने नारेबाजी करते हुए रैली की तरफ जा रहे हैं और सुरक्षा के यहाँ पे बराबर इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद है। आपको बताऊं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से शंखनाद करेंगे और यूपी, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें यूपी के अंदर है, तो ऐसे में उन सभी सीटों को साधने की शुरुआत यहाँ से आज शुरू कर दी जाएगी। जब तक यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की है, तब तक भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती रही है। तो कहीं ना कहीं यही सोचते हुए ये रणनीति के तहत मेरठ को चुना गया है शंखनाद के लिए। जी बिल्कुल सरफराज, ये भी जानना चाहेंगे, आज एनडीए के कौन कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे? देखिए, बिल्कुल आज यहाँ पर जयंत चौधरी, जिनका अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने पैक्ट किया, आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी, इसके अलावा अटल जो ओम प्रकाश राजभर है, सुभाष पटेल, वो रहेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो
अन्य जो इसके घटक दल है जो एनडीए के साथ में, उनके तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरी वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे आज रहने वाली है, जिसको लेकर के पूरे कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और लोगों को बेसब्री से यहाँ पे इंतजार यहाँ पे है। जी बिल्कुल सरफराज, रैली स्थल पर आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं आज, क्योंकि कई बड़े चेहरे आज मेरठ में मौजूद रहेंगे और ऐसे में किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है, क्योंकि भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद। देखिए बिल्कुल भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की यहाँ पे उम्मीद है और उम्मीद क्या यहाँ पे हमें दिखाई भी दे रहा है कि लाखों की संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, 1500 पुलिसकर्मियों को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा अर्धसैनिक बल और एसपीजी कमांडोज ने पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। मंच के ठीक पीछे नरेंद्र मोदी के जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे लैंड करेगा और यहाँ पे 3 हेलीपैड बनाए हैं, जिसके अलावा नरेंद्र मोदी जी के अलावा अन्य जो नेता है वो भी यहाँ पे लैंड करेंगे। आपको बता दूं कि बाकायदा यहाँ पे लाइव डिटेक्टर के अलावा जो भी डॉग स्क्वाड की टीम है वो सक्रिय है। किसी को भी कोई भी यहाँ पे संदिग्ध चीज दिखाई दे रही है उसकी बाकायदा यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। तो कहा जाए कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी यहाँ पे है और अब सिर्फ अगर इंतजार है तो फिर नरेंद्र मोदी का इंतजार है, कब वो यहाँ पे लैंड करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मेरठ से एनडीए की हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के आज से एनडीए का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन का आगाज होने जा रहा है और प्रधानमंत्री खुद मंच पर मौजूद रहेंगे और चुनावी शंखनाद करेंगे। और रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस रायबरेली सीट की घोषणा फिलहाल नहीं करेगी, कांग्रेस अमेठी सीट की भी घोषणा फिलहाल नहीं करेगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सीधा नामांकन भरेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अमेठी को लेकर के राहुल गांधी फैसला ले सकते हैं। फिलहाल वो प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं करेंगे और प्रत्याशी सीधा अपना नामांकन दर्ज करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, कांग्रेस रायबरेली और अमेठी सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं करेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ चुके हैं। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि अब प्रत्याशी के नाम का ऐलान कांग्रेस नहीं करेगी, रायबरेली और अमेठी सीट से सीधा नामांकन प्रत्याशी भरेंगे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाए? सबसे बड़ी चीज है, कांग्रेस अभी निर्णय नहीं कर पा रही, जो कि इंडिया गठबंधन ने सीटें उसको दी ऑलरेडी। और माना जा रहा है कि अगर रायबरेली से जो है प्रियंका चुनाव लड़ती हैं और अमेठी से अगर राहुल चुनाव लड़ते हैं तो इनके चुनाव लड़ने से यूपी के समीकरण बदलेंगे और ज्यादातर सीटों पर इंडिया गठबंधन जहां जहां आसपास की सीटें उन पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि लगातार इनके क्षेत्र के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो घोषणा करें कि कब तक उनका नाम घोषणा हो जाएगा। लेकिन अब जहां पार्टी सूत्रों कहना है वो कह रहे हैं कि लड़ेंगे चुनाव जरूर, लेकिन वो सीधे से नामांकन करेंगे। अभी इस पर चूंकि केंद्रीय नेतृत्व इनका निर्णय नहीं कर पाया, राहुल गांधी से शायद उनकी बात पक्की नहीं हो पाई है कि वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर माना है पूरा दबाव है पार्टी का, सारे कार्यकर्ताओं का दबाव है, बड़े नेताओं का दबाव है कि राहुल गांधी जो है अमेठी चुनाव लड़ें और वो एक बार जो है फिर जो है यूपी में अच्छा जो है बेहतर प्रदर्शन करें। वही जो सोनिया गांधी सीट खाली हुई थी वो राज्यसभा में चली गई है, तो रायबरेली सीट खाली, रायबरेली सीट जिनकी 50 सीट मानी जाती है, ज्यादातर बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। तो अब लोगों को मानना, क्षेत्रीय लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस जो है गांधी परिवार का ही आदमी यहाँ चुनाव लड़े, तो अब सबसे मुफीद उम्मीदवार गांधी परिवार का प्रियंका गांधी है और उन्हीं पर सबकी नजर लगी हुई है। बिल्कुल टीएन, और जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ऐसे में उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इन दोनों सीटों पर मैदान में उतरने की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है उनका भी दबाव होगा कि वहां से गांधी परिवार का चेहरा ही मैदान में उतरे। हाँ, ये एकदम सही करें, पूरा परिवार ये सारा जो है जो दबाव है और लगातार कांग्रेस जो है अध्यक्ष यहाँ कह चुके हैं, आ जा रहा है पहले भी, और इनका जहाँ केंद्रीय नेता से मांग भी कर चुके हैं कि यहाँ सोनिया जो है प्रियंका और जो है राहुल को चुनाव लड़ाया जाए, और इसी को लेकर के जो लगातार दबाव है भी
लेकिन अभी गांधी परिवार की तरफ से ऐसा कोई जो संकेत नहीं दिया गया है कि ये लोग कब तक चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव भी लगातार जो इन लोगों से कह रहे हैं कि हाँ ये लोग घोषणा करें, थोड़ा हमारी मजबूती आएगी, इससे जो हमारी एकता को और बल मिलेगा। लेकिन अभी तक घोषणा न हो पाए, थोड़ा इंडिया गठबंधन लोग भी निराश हैं। लेकिन इतना माना जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि लोग सीधे नामांकन करेंगे और अभी प्रत्याशी घोषणा नहीं करेंगे। जी जगदीश। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टीएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस अब चुनावी रणनीति तेज कर चुकी है, ऐसे में लखनऊ में कांग्रेस की चुनावी रणनीति भी तैयार की गई है। कांग्रेस रायबरेली सीट की घोषणा फिलहाल नहीं करेगी और साथ ही अमेठी सीट पर भी अभी कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेगी, सीधा नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जा रही है और साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी कहा कि करप्शन की लंबी सूची है। बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का आविष्कार किया है, जितना चाहो चंदा लो। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए, वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहां तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। और इस आविष्कार के बारे में बीजेपी कुछ बताएगी, क्योंकि अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों का चुनावी प्रचार प्रसार जारी है और इसी को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने भी रैली और प्रचार शुरू कर दिया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर हम एक्टिव हैं और जीतेंगे। साथ ही कांग्रेसी नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन किया है और बीजेपी को जनता जवाब देगी। कि समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दों की राजनीति कर रही है। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है। समाजवादी पार्टी ने यह प्रयास किया था कि समान विचारधारा वाले दल वो एक साथ मिल के चुनाव लड़ें। उसमें समाजवादी पार्टी सफल भी रही। इंडिया गठबंधन के साथ हम मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कहाँ गठबंधन करता है, इस पे समाजवादी पार्टी को बहुत टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ रही है और जनता उसको वोट देने जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। और सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन वो भाजपा को हराने जा रहा है, उनकी जन विरोधी सरकार को हटाने जा रहा है। चुनाव के हम तो लगातार काशी में हैं, घर पे हैं, अपने परिवार के साथ हैं और हमारे बनारस से हमारे घर के रिश्ते हैं। मैं कोई बाहर से आया हूँ व्यक्ति हूँ नहीं। मोदी जी ने माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा जी के नाले गिर रहे हैं, तो हम सब लोग बनारस में लगातार 24/7 वाले हैं, 24 घंटे 7 दिन उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा चुनावी की तैयारी हमारी लगातार चल रही है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और भारतीय देश के महापुरुषों को भारत रत्न दिए जाने पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को पहली बार भारतीय जनता पार्टी को ख्याल आया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। पहले की सरकारों में भी चौधरी चरण सिंह के नाम पर लोग राजनीति करते रहे, उनके नाम पर वोट मांगते रहे और यहाँ तक कि सरकार में मंत्री भी उनकी पार्टी रही। उसके बावजूद भी चौधरी चरण सिंह के सम्मान कोई पार्टी नहीं दे पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ऋणी हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। आज आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके पौत्र जयंत चौधरी जी राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनको बुला करके सम्मान देने का काम किया। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय और प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पर हमले की घटना सामने आई है। आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री शनिवार को खतौली कोतवाली क्षेत्र के मड़की रामपुर गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उसी वक्त कुछ लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो वहीं अब मंत्री नहीं चाहते कि हमला करने वालों पर कार्रवाई हो। पथराव हुआ है, बहुत जबरदस्त लाठी डंडों से गाड़ियों पर हमला हुआ है। कुछ कार्यकर्ताओं का गंभीर चोटें हैं। ईश्वर का आशीर्वाद है कि कोई मौत नहीं हुई। गली में अंधेरा करने के बाद इंटरलॉकिंग टाइल्स छतों पे पहले से ही चढ़ाई गई थी। इंटरलॉकिंग टाइल्स से हमला 15 से 20 गाड़ियां टूट चुकी हैं। बहुत ही खतरनाक बात थी, किसी की जान जा सकती थी, जानलेवा हमला था, आप ये कह सकते हैं। मंत्री जी कौन है इस हमले के पीछे, पता चला आपको? देखिए, पहली बात तो युवा साथी जो भी हैं, मैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता। मेरी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज, किसी भी समर्थक की तरफ से कोई एफआईआर हम दर्ज नहीं करा। ये युवा वो हैं जिनका दिमाग में कुछ बातें गलत बैठाई गई हैं। मैं चाहता हूँ समाज उनको सुधारे, उन्हें रियलाइज हो कि गलत है। हिंसा कोई समस्या का समाधान नहीं है, और वो भी योगी के राज में, जहाँ कहते हैं कानून व्यवस्था सबसे बड़ा वो है। हाँ, ये जरूर चाहता हूँ कि साजिशकर्ता का नाम पुलिस उजागर करे। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि साफ, उन्होंने कहते हुए कहा, मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही हो सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था काफी हद तक सुधर चुकी है। अब यहाँ डर का कोई नामो निशान नहीं है। साथ ही उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कॉज ऑफ डेथ क्या है। उसके पहले किसी भी मृत्यु का कारण केवल पीएम से पता चलता है, उससे पता चलेगा कि ये योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का स्वर्ण युग चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाइयाँ की गई हैं, जमीनें कुर्क की गई हैं, संपत्ति कुर्क की गई हैं, और उस पर सार्वजनिक रूप से जनता के भले वाले काम किए गए हैं। तो एक दहशत है अपराधियों में। देश की जनता, प्रदेश की जनता यही चाहती है कि उसकी बेटी अगर बाजार जा रही है, स्कूल जा रही है, तो सुरक्षित जाए। व्यापारी ये चाहता है कि मैं बाजार बंद करके, दुकान बंद करके घर आऊँ, और किसान भी चाहता है रात भर खेतों में काम करे, तो उसकी अपहरण नहीं होना चाहिए। इस मामले में योगी जी का कार्यकाल कानून व्यवस्था का बहुत ही शानदार था। मुख्तार अंसारी मामले में पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, पुलिस कुछ भी कर सकती है। देखिए, उसकी मौत कैसे हुई इस पर तो कुछ अंदाजा लगाना न उचित है और न संभव है। लेकिन चूंकि वो राज्य की अभिरक्षा में था और उसने न्यायालय में ये आरोप लगाया था कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा है, उसकी हत्या की जा सकती है, और पहले भी अखबारों में उसका बयान आया था, तो एकदम अपनी स्टैंड क्लियर करने के लिए कोई संदेह न रह जाए, ये जरूरी है कि इसमें राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए रिक्वेस्ट भेजे और जल्दी से जल्दी इसमें सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे कि बात साफ होगी, निकल सामने आ सकेगी। अमरोहा में बसपा से सांसद रहे दानिश अली के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में दर्ज हुआ है। दरअसल इंडिया गठबंधन की ओर से गढ़मुक्तेश्वर में एक होटल में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की परमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से इसे स्वीकृति नहीं मिली। बावजूद इसके बैठक का आयोजन किया गया था। तो वहीं इस बात की सूचना मिलते ही उड़न दस्ता प्रभारी प्रमोद कुमार ने बैठक में मौजूद सभी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। आगरा में ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों को जागरूक करने के लिए राहगीर दिवस मनाया और इस कार्यक्रम के तहत लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर ही योग किया, बैडमिंटन और चेस खेला और ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जाना। ये रिपोर्ट देखिए। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए आगरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए आज पुलिस लाइन के पास एक प्रोग्राम किया गया है, जिसमें तमाम प्रोग्राम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें लोगों को ट्रैफिक के नियमों के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी जानकारी के लिए हमारे पास एसीपी ट्रैफिक सैयद अरीब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से प्रोग्राम किया गया, क्या है पूरा?
देखिए, आगरा का जब कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी रिपोर्ट बना, यहाँ की ट्रैफिक की अध्ययन किया गया तो पता चला कि यहाँ पे 37% लोग पैदल चलते हैं और 17% लोग साइकिलों से चलते हैं, जबकि रोडें हमारी जो कार है वगैरह है इनके लिए बनी हुई है। तो ये अभियान राहगीरी डे का आज हम चला रहे हैं यहाँ पर, इसमें ये बता रहे हैं कि रोड जो है वो राहगीरों के लिए है, उन पैदल यात्रियों के लिए, उन साइकिल वालों के लिए रोड है। अगर इन 51% यातायात को हम मैनेज कर लेंगे तो बाकी यातायात भी सुचारू रूप से चलेगा। इसके लिए छोटे कल्चरल प्रोग्राम हमने यहाँ कराए और यातायात संबंधी जागरूकता सभी को दी है। रोड के तमाम ट्रैफिक नियम हैं, लोग नियम को पालन भी करते हैं, कुछ लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए पुलिस किस तरह का अभियान चलाएगी? देखिए, जो भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते, हमारे 43 चौराहों पर कैमरास लगे हुए हैं जो जहां से उनका लगातार चालान होता है। साथ ही हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी लोगों को सचेत करते हैं। यातायात पुलिसकर्मी हमारे 63 चौराहों पर ड्यूटी रहते हैं, वहां से वो लगातार चालान करते हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। बच्चों का ये प्रोग्राम किया है, बहुत फन भी रहा, बच्चों के लिए मस्ती भी रहा, बहुत अच्छा देखा गया। तो किस तरह की जागरूकता लोगों में आगरा में, शहर में देखने को मिली? देखिए, बच्चे ही हमारा भविष्य है। हमारा यही प्रयास है राहगीरी डे के माध्यम से कि बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें। ये हैं हमारे साथ सीपी सैयद अरीफ थे, जिन्होंने बताया कि ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए बच्चों के द्वारा किस तरह का प्रोग्राम कराया गया। तमाम शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अपने साथी अंकुर अस्थाना के साथ ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। मिर्जापुर जिला मजिस्ट्रेट की गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, ड्रग माफिया महेश सोनकर की अवैध तरीकों से अर्जित हुई संपत्ति को किया कुर्क, करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क। उन्नाव में जिला स्वास्थ्य समिति बैठक का हुआ आयोजन, डीएम ने अफसरों के साथ की बैठक, डीएम ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित योजनाओं को सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मैनपुरी पुलिस ने लुटेरों पर कसा शिकंजा, 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक कार और तमंचा बरामद। पीलीभीत में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को रौंदा, हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बिजनौर में मधुमक्खियों का आतंक, आधा दर्जन से अधिक लोगों पर किया हमला, एक की मौत, पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। ललितपुर में दुकानदारों ने ग्राहक के सर में मारा वांट, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों की तहरीर पर 3 पर मुकदमा। फिरोजाबाद के पालीवाल महाविद्यालय ने चलाया मतदाता जागरूक अभियान, नुक्कड़ नाटक कर बताया हर वोट का महत्व, वोटर सिर्फ किंग नहीं किंग मेकर्स भी। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रायबरेली में पुलिस से बेखौफ हुए दबंग, मामूली बात पर बाइक सवार युवक से की मारपीट, राहगीरों ने गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। बागपत के मवीकला गांव के बाहर मिला युवक का शव, परिजनों ने गोली मारकर हत्या की जताई आशंका, घर से घूमने के लिए निकला था मृतक। लखीमपुर में दरोगा ने महिला से की अभद्रता और छेड़छाड़, आक्रोशित विधायक समर्थक की पुलिस से हुई झड़प। रायबरेली में पेट पर फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में मोर मोरनी की मौत से मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने वन विभाग टीम को दी सूचना, करंट की चपेट में आने से हुई मौत। संत कबीर नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा रोष, प्रत्याशी प्रवीण निषाद को दोबारा उम्मीदवार बनाने पर जताया विरोध, नाराज कार्यकर्ताओं ने बैठक कर बनाई रणनीति। कानपुर देहात में शौचालय टैंक में गिरकर 12 साल की मासूम की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल, दोस्तों के साथ खेलते समय गिरा था मासूम। फतेहपुर में दबंग युवक ने बैंक मैनेजर के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, सालाना बैंक क्लोजिंग के दौरान हुई घटना। बदायूं में लोकसभा चुनाव को लेकर आबकारी टीम और एसडीएम ने शराब की दुकानों पर की छापेमारी, स्टॉक रजिस्टर समेत एक्सपायरी डेट को किया चेक, अधिकारियों ने शराब विक्रेताओं को दिए आवश्यक निर्देश। गोंडा पुलिस ने दुष्कर्म आरोपी को किया गिरफ्तार, नाबालिग लड़की के साथ किया था दुष्कर्म, पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा अस्पताल।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।